इलेक्ट्रोफाइल की हमने क्या बात करी थी, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, कौन बताएगा? कोई बताना चाहता है? हाँ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। ये बोले जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलस का मतलब होता है अफेक्शन। अब इसमें जो स्पीसीज आएंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, जैसे H+ हमने बोला, जैसे Cl+ हो सकता है, Br+ हो सकता है, CH3+ हो सकता है, ये सब स्पीसीज ऐसी हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हाइड्रोजन से H+ कैसे बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिया तो H+ बन गया। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये Cl+ बन जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ब्रोमीन है, अगर ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो Br+ बना लेता है, तो इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बात यहाँ तक? दूसरा जो ग्रुप था उसकी बात हमने करी थी, दूसरा ग्रुप था न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस, हाँ, प्लस फिलस। न्यूक्लियस का मतलब हो गया पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, और फिलस का मतलब क्या हो गया, अफेक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल हो गए आपके न्यूक्लियस लवर, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव जहाँ पे होगा, न्यूक्लियस जहाँ पे होगा उसको अफेक्शन शो करेंगे। तो इनके पास ये जो स्पीसीज होती हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती है। क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ हमने बात करी इलेक्ट्रोफाइल की, तो हम देख रहे थे कि ये पॉजिटिव चार्ज वाले ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, नॉट ऑलवेज ट्रू। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज इलेक्ट्रोफाइल, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, जैसे NH4+ एक स्पीसीज होती है, H3O+ एक स्पीसीज होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। H3O+ भी, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होता। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले तो हैं लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। भाई कैसे बनता है NH4+, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 3 है,
अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास एक H प्लस आता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो सबके कंप्लीट हो गए, किसी के पास कमी तो है नहीं इलेक्ट्रॉन की, देख पा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है ही नहीं। ऐसे ही H3O प्लस भी होता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब इलेक्ट्रोफाइल और इनके बारे में अगर हम बात करें, जैसे H3O प्लस है ना, इसको हमने बोला कि इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। लेकिन अगर सपोज अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, किसी के सोल्यूशन की बात करें, एक्वस सोल्यूशन की, एक्वस का मतलब होता है वाटर में सोल्यूशन है, तो कहीं पे अगर एक्वस सोल्यूशन है तो ये जो H3O प्लस होता है ना, ये H2O और H प्लस में ब्रेक हो जाता है, H2O और H प्लस में ब्रेक हो जाता है, और ये जो H प्लस है ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो इसका मतलब कि हम बोल तो रहे हैं कि H3O प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन अगर उसके नीचे एक्वस लिखा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो H2O अपने अंदर से तुरंत रिलीज कर देगा और H प्लस बना लेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें NH4 प्लस की, तो NH4 प्लस भी अगर एक्वस लिखो आप तो कुछ इसी तरीके का बिहेवियर शो करता है। NH4 प्लस जो होता है ये NH3 और H प्लस में ब्रेक हो जाता है। अब ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब बाहर से तो हम समझ रहे हैं कि NH4 प्लस है तो ये आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये एक्वस मीडियम में जाता है, वाटर में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये अमोनिया बना लेता है और H प्लस बना लेता है। अब H प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगता है। क्लियर हुई बात? अब देखो और कौन कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले थे, दूसरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, उनको भी तो हमेशा ज़रूरत रहती है इलेक्ट्रॉन की। ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले मॉलिक्यूल, जैसे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, BeCl2 पढ़ा था हमने केमिकल बॉन्डिंग में, भाई सिंगल बॉन्ड बनता है, और ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम के लास्ट में अगर देखो तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक क्लोरीन से इसने 2 लिए, इस क्लोरीन से भी 1 लिया, तो 2 इसके पास कितने हो गए? सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है इस समय। भाई 2 तो इसके खुद के थे, 2 क्लोरीन से इसने शेयरिंग कर ली, ले लिए, तो ओवरऑल में इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये हमेशा क्या चाहेगा? कोई ऐसे मॉलिक्यूल से, किसी ऐसे आयन से अटैच हो जाए जिससे इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। ऐसे ही अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 में भी यही होता है, क्योंकि बोरॉन में होते हैं लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्लोरीन के साथ बनाता तो है बॉन्ड, लेकिन एक एक ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है एक फ्लोरीन से, तो इसके पास ओवरऑल में 6 हो पाते हैं। भाई 3 तो इसके खुद के हैं और आउटर सेल में इसके 6 ही हो पाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो ये भी कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्लियर है बात? ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे AlCl3 हो गया,
BBr3 हो गया, BI3 हो गया, BCl3 हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। FeCl3, SnCl4, ये भी काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। हाँ हाँ। इसके बाद देखो, जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो CH3 और ये पॉइंट बना हुआ इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये है मिथाइल फ्री रेडिकल। इसके पास क्या होता है, ये जो कार्बन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट तो है नहीं। तो ये भी कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे हम बात कर लें CH3+ की, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखे तो उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ये मिथाइल कार्बोनियम आयन। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। तो ये भी कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। मतलब कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन इसको दिखेगा तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा। क्लियर। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहाँ पे होगी। बताया जाए, बताए। देखो, बॉन्ड की ब्रेकिंग बता दे साथ साथ। चलो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बॉन्ड की ब्रेकिंग देख लेते हैं यहाँ पे। जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, मान लो A B के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ C आता है कोई। अब इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे आकर के A C के साथ अटैच हो गया, B अलग हो गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। यही तो हुआ ऑर्गेनिक में, रिएक्शन में। इतनी बात क्लियर है, इसमें कुछ खास बात है भी नहीं। ठीक। अब ये जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर दो तरीके की देखी जाती है। कैसी, एक को बोलते हैं होमोलाइसिस और एक को बोलते हैं हेट्रोलाइसिस। ठीक है। अब होमो और हेट्रोलाइसिस क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। होमोलाइसिस की अगर बात करो, जैसे मान लो हमने लिया इथेन। ठीक। इथेन होता है CH3CH3। अगर इसको तरीके से लिखो तो ऐसे लिखना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है ना, ऐसे लिख दिया इथेन को, है ना। अब ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी। सेम एटम है तो सेम एटम है, दोनों कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है।
ठीक है। अब मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक होना है तो कैसे होगा? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और बॉन्ड को ब्रेक होना होता है तो क्या होता है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। भाई कोई भी जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है ना। एक इस कार्बन ने दिया, एक इस कार्बन ने। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाता है। जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग होते हैं ना तो फ्री रेडिकल बनते हैं। और इस ब्रेकिंग को बोलते हैं होमोलिसिस। होमो का मतलब सेम, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम एलिमेंट है। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है। अब फ्री देखो, होमो मतलब सेम, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड की बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को ब्रेक होना है तो कार्बन और कार्बन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर। तो ऐसी जगह जब ब्रेकिंग होती है तो होता क्या है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएगा, जो शेयरिंग में दिया था ना वही लेकर के अलग हो जाएगा। और ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएगा। इसको हाफ एरो से ऐसे शो करते हैं। जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग होते हैं ना तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं और उसको ऐसे डॉट से दिखाते हैं हम लोग। तो ये भी एक मिथाइल फ्री रेडिकल बना लेगा और ये भी एक मिथाइल फ्री रेडिकल बना लेगा। और ये जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है इसको बोलते हैं होमोलाइसिस। क्लियर है बात? अब इसमें अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने होंगे भाई? अगर CH3 फ्री रेडिकल की बात करो तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? कार्बन वैसे एक हाइड्रोजन से बना है, एक हाइड्रोजन से बना है, एक इधर बना है और एक इलेक्ट्रॉन ये था। ऐसे ही तो थी बॉन्डिंग, यही था ना। अब कार्बन के लास्ट में होते कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों इसने यूज किए हुए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है। तो ओवरऑल में अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो तो जो शेयरिंग वाले होते हैं वो भी काउंट किए जाते हैं ना कि अभी है कितने टोटल में। तो 2 ये हो गए, 4, 6 और एक ये वाला लेके ये अलग होगा, इसको ही लेके तो अलग होगा। तो ये जो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ये। यहाँ पे भी यही होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जब अलग होगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ देखो, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्ड बनाए थे इन्होंने शेयरिंग में यूज किए थे, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो गए। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और जो ये इलेक्ट्रॉन ये दे करके शेयरिंग कर रहा था ना कार्बन, भाई 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके लास्ट में, 3 तो इधर यूज किए इसने और एक इधर यूज कर रहा था। तो ये बस अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो गया। तो जब भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग होते हैं तो चार्ज डेवलप नहीं होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। और ऐसी ब्रेकिंग को, ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग को हम नाम क्या देते हैं? होमोलाइसिस। क्लियर? अब दूसरे टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है वो भी पढ़ लेते हैं। दूसरी होती है हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस में क्या होगा देखो, जैसे मान लो ये बॉन्ड है। होमोलाइसिस का एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं पहले। जैसे मान लो हमारे पास है ये Cl2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब इसकी होनी है क्या? होमोलिसिस। हम बोल रहे हैं होमोलिसिस करनी है, पहले से डिसाइडेड है होमोलिसिस करनी। तो Cl2 कैसे बना होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी भाई। 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में होते हैं, 7 इसके लास्ट में होते हैं, एक एक की शेयरिंग करते हैं तभी तो 8 पूरा होता है। तो अब ये जब होमोलिसिस होनी है तो होमोलाइसिस में क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा
और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये क्लोरीन, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस की। जैसे मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3Cl, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। आप लोग को मेरी राइटिंग समझ आती है? थोड़ा अजीब सी हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल क्लोराइड, या एक और नाम है इसका क्लोरोमीथेन। ये तो IPSC पढ़ा ही हमने इसका। अब यहाँ पे अगर देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक होना है। अब इस बॉन्ड को अगर ब्रेक होना है तो देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम है, एक Cl एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखो तो Cl की ज़्यादा होगी कार्बन के कंपैरिजन में। भाई क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, इधर राइट हैंड साइड में पड़ता है, और कार्बन किसका है? 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो लेफ्ट से राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, तो 17 ग्रुप वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती क्या है? इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर ही तो होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोरीन होगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो हो जाएगी हेट्रोलिसिस। अब हेट्रोलाइसिस में क्या होगा? हेट्रोलाइसिस में क्या होगा कि ये इसकी पावर ज़्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएगा, इसको भी ले जाएगा, मतलब ये दोनों को लेके चला जाएगा। फुल एरो बनाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। अब Cl के पास ये इसका 7वां इलेक्ट्रॉन था, ये इसको लेकर के चला गया एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। और ये जो कार्बन है इसका अपना इलेक्ट्रॉन खो गया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन ये था, इसको इसने लॉस कर दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कौन सी ब्रेकिंग हुई? जिसको हम बोलते हैं क्या? हेट्रोलाइसिस। दो एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, दोनों एटम क्या थे? अलग अलग थे, हेट्रो एटम थे, तो उनके बीच में बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें शेयरिंग हुई थी, और एक के पास कमी हो गई, तो एक के ऊपर निगेटिव चार्ज और एक के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्लियर है बात? इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिसिस, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन उसके पास जाता है, निगेटिव चार्ज उसके पास आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? और ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है, इसको हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, इसका नाम होता है कार्बोकैटायन। पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन है तो कार्बोकैटायन बोल दो, या कार्बोनियम आयन बोलते हैं। क्लियर? अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। इसी में हमने बॉन्ड ब्रेकिंग बता दी, हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रोफाइल, है ना। होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस हो गई। अच्छा, हेट्रोलिसिस एक और तरीके की ऐसी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। भाई कोई ऐसा एटम भी तो जुड़ा हो सकता है जिसकी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जैसे मान लो कोई बॉन्ड बना हुआ है ना, यहाँ पे कोई ए अटैच है, ठीक है। अब ये जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
मान लो कि कम है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अब कार्बन पुलिंग पावर स्ट्रांग हो गई, तो कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेगा। तो जब अपनी तरफ ले लेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये जो ए होगा इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो निगेटिव चार्ज वाला कार्बन बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कार्बोकैटायन बोल रहे थे, तो इसको कार्बोएनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोएनायन। क्लियर है बात? कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है कार्बोएनायन। ओके है यहाँ तक, आगे चले। तो ये जो कार्ब एनायन बना, ये भी कैसे बना, ये भी तो हेट्रोलाइसिस से बना। तो कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन जो होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं हमारी हेट्रोलाइसिस प्रोसेस से। और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो किससे बनते हैं, होमोलिसिस से। अब अच्छा इलेक्ट्रॉन देख लो, अगर कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन में इलेक्ट्रॉन देखें हम, कार्बोकैटायन जो था फ्री रेडिकल जो बना था कार्बन का, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, आप देख रहे थे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कह सकते हैं ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब मान लो हम बात करें, यहाँ पे बात कर लो CH3 प्लस जहाँ पे बन रहा है, तो CH3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें CH3 प्लस के, तो कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, देख पा रहे हो। और ये यहाँ वाला है, हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, 4 में से इसने ये वाले को तो हटा ही दिया, लूज कर दिया, तभी तो पॉजिटिव आ गया। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यस और नो? पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये CH3 प्लस पूरे की बात कर रहे हैं। तो इस पे कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जबकि जो कार्बन का फ्री रेडिकल बना था वो कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना था, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ऑड इवन के उसमें बोले अगर, 6 तो इवन नंबर है ना। अब कार्ब एनायन को देख लो, C माइनस जो बना है, CH3 माइनस, इसमें क्या हुआ अगर इसका देखें आप, तो भाई वही सिस्टम है, सेम टू सेम। ठीक, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोचो और बताओ। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा ये, 7 पक्का। देखो ये तो हाई है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, है ना, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो नहीं रही। 6 इलेक्ट्रॉन ये है, और इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट कर लिया, एक इसका ये खुद का था और एक ये ले लिया इसने, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसके पास। तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, जो दूसरे का है उसको रेड से दिखा देते हैं। तो 6 तो ये था, और ये कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो ये भी कैसा है, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देख पा रहे हो, यस और नो? तो एक हमने आज 2 चीजें नई सीखी, क्या, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, और तीसरी चीज सीखी फ्री रेडिकल कैसे बनेगा,
और कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन कैसे बनेगा। कैटायन किसको बोलेंगे, एनायन किसको बोलेंगे, किस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक। अब देखो, एक है आपका जैसे हम लोग बात करें, कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको बोलते हैं पोलर फंक्शनल ग्रुप। अब पोलर फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसमें दोनों जो एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा। जैसे मान लो हमको कहीं पे ऐसा दिखाई दे, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अगर इसको देखो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन में, आपको पता ही है भाई। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है, फिर उसके बाद किसका आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है या ऑक्सीजन आता है। निगेटिविटी फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा आता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो या तो फ्लोरीन है ही नहीं, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और कार्बन की कम होती है। तो अगर हम लोग देखें तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, जो हमने एक ये पढ़ा था पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, याद है बॉन्डिंग में, तो उसमें क्या हुआ था, जैसे हमने HF की बात की थी, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है H के कंपैरिजन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये थोड़ा सा शिफ्टेड होता है इसकी तरफ, और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। यही तो बात करी थी हमने पोलर कोवलेंट। तो ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी आता है। अगर CO बॉन्ड है कहीं पे, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इस कोवेलेंट बॉन्ड को, इस फंक्शनल ग्रुप को देखें, तो इस पे निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये रिच हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है वो कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, आपको पता ही है। तो कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि एक एटम इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे और एक एटम कैसे काम करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर है। अब देखो, जैसे मान लो ये बॉन्ड है, CN बॉन्ड है कहीं पे। अब इसमें अगर देखो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है तो उस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव पार्शियल। तो अब ये कैसे काम करेगा, ये वाला एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इसके पास कोई आता है अटैक करने के लिए, कोई रिएजेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो अटैकिंग रिएजेंट कोई आता है ना, और उसमें दो पार्ट है, A+ है और B- है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब न्यूक्लियस का लवर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज लवर है, तो ये पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या ये पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसा भी कह सकते हो। और ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज वाला, वो पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस ही तो जुड़ता है, अपोजिट ही तो ऐड होते हैं अगर चार्ज है।
अब देखो, जब हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एसिड बेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ से क्या रिलेशन है, वो जो रिलेशन है वो पढ़ लेते हैं आप। एसिड बेस बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, कौन एसिड है कौन बेस है, तो उसकी डेफिनेशन हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे लुइस, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग लुइस एसिड क्या होता है, लुइस बेस क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लुइस एसिड एल ए एंड लुइस बेस एल बी अगर बात की जाए तो लुइस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज which accepts electron pair or you can say lone pair of electron। कोई भी ऐसा सेंटर जो लोन पेयर को गेन करेगा उसको बोलते हैं लुइस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको बोलते हैं लुइस बेस, जो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था NH3 और BF3 मॉलिक्यूल के बारे में। BF3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे सेंटर में, और नाइट्रोजन के पास 3 से तो ये बॉन्डिंग बना लेता है अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर देखो, और इसके पास एक लोन पेयर होता है, पता है आपको। तो ये अपने लोन पेयर को इसको दे देता है बोरॉन को, तो बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से बन जाती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ा था हमने ये। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोलते हैं लुइस बेस, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं लुइस एसिड। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब ये लुइस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसको कह सकते हो क्या? भाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है लुइस एसिड, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि लुइस एसिड जो है उसको इलेक्ट्रोफाइल आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस में लिख रही हूँ, उसको देखिएगा। लुइस ऑल लुइस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा सेंटेंस लिख रही हूँ ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लुइस एसिड। दोनों करेक्ट है या कोई इनकरेक्ट है इसमें से? हाँ देखो, जितने लुइस एसिड होते हैं, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं किसी से, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो लुइस एसिड तो सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन अगर हम सारे इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो वो सब लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे H+ की बात करो, ठीक है, या और भी कोई इलेक्ट्रोफाइल की बात करो, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। इनके पास कहीं और से भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लोन पेयर तो क्या होता है, लोन पेयर अगर बात करो तो किसी भी मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। उसी से नाम दिया गया, क्योंकि वो अकेला पड़ा होता है, इसीलिए एलोन से वर्ड आया लोन। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है, बट ये सेंटेंस आप रॉन्ग। सारे इलेक्ट्रोफाइल लुइस एसिड होते हैं ऐसा नहीं कह सकते। यहां तक बात क्लियर हो गई?
न्यूक्लियोफाइल की थोड़ी और बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल को अगर शॉर्ट में डिनोट करें तो ऐसे डिनोट करते हैं, NU, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और NU लिख दिया शॉर्ट में, तो न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को शॉर्ट में लिखना है तो हम लिखते हैं ज़्यादातर E+। E+ का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा नहीं है कि आ, ये जो है आपका वो है पॉजिटिव चार्ज वाला है, ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रल भी हो सकता है, बट शो करते हैं इसको कैसे, E+ से, यहाँ पे लिख देते हैं E+ से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसको NU नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जैसे एग्जांपल ले लें अगर हम न्यूक्लियोफाइल का, तो आप बोल सकते हो NH2-, Cl-, O2-2, Br-, CH3-, C2H5O-। ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, यानी पॉजिटिव सेंटर अगर कहीं पे है तो उसके ऊपर ये अटैक करेंगे। अब ये तो चार्ज वाले थे न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बोले न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं क्या, तो न्यूट्रल भी होते हैं। कौन कौन से, जैसे H2O की बात कर लो, जैसे अमोनिया की बात कर लो, जैसे एल्कोहल की बात कर लो, एमीन की बात कर लो, PH3 की बात कर लो, PCl3 की बात कर लो। ठीक है, इन सब के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, H2O को अगर देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है H2O का, 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, और जिसके पास लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा, एक तो लुईस बेस भी बोल सकते हैं उसको, और न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ऐसे ही आप अमोनिया को देख लो, तो अमोनिया में भी यही होता है, एक लोन पेयर इसके पास भी पड़ा होता है। एल्कोहल को देख लो, एल्कोहल के पास 2 लोन पेयर होते हैं। एमीन को देख लो, एमीन के नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। फॉस्फीन को देख लो, जैसे अमोनिया होता है वैसे फॉस्फीन होती है, इसके पास भी 1 लोन पेयर पड़ा होता है। PCl3 को देख लो, फॉस्फोरस के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक से बॉन्डिंग हो जाती है और एक ही लोन पेयर पड़ा होता है। क्लियर, तो ये सब कैसे न्यूक्लियोफाइल हैं, जो न्यूट्रल हैं, और इसके ये ऊपर वाले जो थे वो कैसे थे, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, अब जैसे हम लोग बात करें कुछ और न्यूक्लियोफाइल की, तो उसमें कुछ स्पेशल आते हैं। वैसे कुछ होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या मतलब है, देखो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन की बात हो रही, और मेटल का मतलब हो गया, मेटेलिक का मतलब मेटल आपको पता ही है,
यानी कि ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन किससे अटैच होगा, मेटल से, ठीक है, यानी कार्बन मेटल बॉन्ड उसमें होगा। ऐसे कंपाउंड बोले जाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें आते कौन कौन से हैं, जैसे एक इसका एग्जांपल है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। R क्या है, R है एल्काइल ग्रुप, Mg है मैग्नीशियम, आपको पता ही है, X होता है हेलोजन। हेलोजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है बात? जैसे मान लो एग्जांपल ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, CH3MgCl, ठीक है। तो इसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। केमिकल नेम बोलोगे तो बोलोगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं, MgCl2 ही तो बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। अब इसके एक Cl को हटाया और एक CH3 को लगाया, तो यहाँ CH3 आ गया, MgCl, तो ये इसको नाम क्या दे दिया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर? अब ये जो कंपाउंड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें कैसे कैसे सेंटर डेवलप होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। भाई हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो यही बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है CH3 MgCl, तो इसमें होता क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, आपको पता है, क्योंकि कार्बन तो 14 ग्रुप में आता है और मैग्नीशियम किस ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में। तो ये लेफ्ट में है, तो ये तो सारे मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। तो अब क्या होगा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचना ही नहीं चाहता, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इतनी बात सबको क्लियर है? ये कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाँ हाँ, और ये मैग्नीशियम कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मैग्नीशियम क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, और कार्बन क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। तो एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव। क्लियर? ठीक है, तो एक बन गया पॉजिटिव सेंटर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एक बन गया निगेटिव सेंटर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। ठीक, तो हम लोग इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। और इस सेंटर को न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। यस और नो? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास इसकी रिचनेस है इलेक्ट्रॉन की वो न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो,
अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, अगर इसकी बात करें इस कंपाउंड में, तो मैग्नीशियम होता है आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, एल्कली मेटल। ठीक है, एल्कली मेटल नहीं, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैग्नीशियम को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और एक लाइन हमें याद रखनी है हमेशा कि एल्कली मेटल हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ये दोनों जो होते हैं ना, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, इसमें हमने ये दिखाया कि ये पॉजिटिव सेंटर बनेगा तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते नहीं हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि देखो, ये जो सिस्टम बनता है ना, ये स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। कैसे? देखो, एल्कली मेटल की अगर बात करो तो कौन कौन से होते हैं? हेलिना की रब से फरियाद होते हैं, यही तो होते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल अगर बोलो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये होते हैं। तो इन सब की अगर बात करो और इनकी बात करो तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते। अगर कहीं इलेक्ट्रोफाइल है भी तो इनको हम बोलेंगे वीक या वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग में नहीं लाते इनको कभी। रीज़न क्या है? देखो क्यों बोलते हैं इनको ऐसा। जैसे मान लो लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही तो है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यही बात हो रही है ना। तो मान लो कि लिथियम है यहाँ पे और लिथियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसने Li+ बना लेगा ये। अब ये जो Li+ होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? हीलियम के पास होते हैं। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैग्नीशियम की बात कर लो, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट में 2 होते हैं। अगर मान लो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब ये सिस्टम कैसा बन जाता है? स्टेबल सिस्टम बन जाता है। ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया, तो स्टेबल बन गया। तो जब स्टेबल बन गया तो किसी से इलेक्ट्रॉन क्यों चाहेगा, जब इसके पास खुद ही ऐसे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अगर इस सिस्टम बनने के बाद, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन इसको नहीं चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों काम करेगा? ये इलेक्ट्रॉन के लिए इधर उधर नहीं भागेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज देखने से हमेशा ये हम गेस नहीं कर सकते कि ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया तो अगर वो कहीं काम कर भी रहा है तो वो वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर हुई बात? तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये हमेशा कैसे काम करेंगे? वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर काम कर भी रहे तो वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, उनको हमने बोला न्यूक्लियोफाइल।
जिनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, जैसे मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगर देखो तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होते हैं, ये फटाफट से किसी के पास जा सकते हैं। तो ये इसलिए ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जैसे बेंजीन की अगर बात करो, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए ये जो बेंजीन है ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। तो ये किसी के पास इजीली जा सकते हैं, डोनेट कर सकता है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? लुईस बेस बता दिया। अच्छा देखो, लुईस बेस हमने क्या बताया आपको? लुईस बेस ऐसा है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, है ना, मतलब जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, यही तो बात बताए, लोन पेयर डोनर, है ना। और इसी को हमने न्यूक्लियोफाइल भी बोला, ठीक है। तो अगर लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों के कैरेक्टर को देखा जाए, मतलब अगर बोला जाए लुईस बेस कैरेक्टर, और किसी में अगर बोला जाए न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, तो क्या दोनों बातें एक ही होंगी या अलग अलग होंगी? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल लिया अमोनिया का, ठीक है, और एक होता है SbH3। अगर हम लोग 15 ग्रुप की बात करें तो उसमें एलिमेंट होते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाम सबको मालूम है इनके? सबको पता है? क्लास में कौन कौन है? और कौन है? चिरायु है क्लास में, कोमल है, रिद्धिमा है, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये है एलिमेंट। अगर हम हाइड्राइड बना रहे हैं, अमोनिया का बनाया, हम नाइट्रोजन का बनाया अमोनिया बोलते हैं, इसका Sb का बनाया SbH3 बोलते हैं, फॉस्फोरस का बना दो PH3 बोलेंगे, आर्सेनिक का बना दो AsH3 बोलोगे, BiS3 बनेगा ये, ठीक है। दो को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, NH3 और SbH3 को कंपेयर करते हैं। अगर हम लोग देखें NH3 का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, लोन पेयर होता है इसके पास। SbH3 का अगर स्ट्रक्चर देखो तो Sb का साइज बहुत बड़ा होगा भाई, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में तो बड़ा ही होगा ना, ग्रुप में नीचे आ रहा है तो Sb का साइज मान लो बड़ा है, तो हम Sb को बड़ा सा लिख देते हैं। लोन पेयर इसके पास भी होगा। अगर इसको देखो तो साइज स्मॉल है, और इसको देखो तो इसका साइज क्या होगा,
देखो, इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक। अब देखो, इसके पास मान लो कोई H प्लस आता है, ठीक है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना है इसको, और इसके पास भी कोई H प्लस आता है, इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है